हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2003 लीनियर अलजेब्रा। अब तक हमने CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं 2011 टू 2023 तक। ठीक है, अब तक अपना कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है CSIR नेट का। CSIR नेट अब तक अपना हो चुका है लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट। ओके, and complex analysis, okay, and third is real analysis. ओके, तो अभी अपने गेट के कुछ पेपर्स रहते हैं जैसे 2003, 2002, 2001 एंड 2000 और 2016 के बाद के रहते हैं। एक बार वो कंप्लीट करके उसके बाद हम थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो CSIR नेट का और गेट का, फिर थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक बार हम गेट का कंप्लीट कर लें। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कंप्लीट वीडियो देखना, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट टी बी एन आर्बिट्रेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rn टू Rn। आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम Rn टू Rn। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है आपके पास क्या है, Rn है, एंड कोडोमेन भी आपके पास क्या है, Rn है। ठीक है, कोडोमेन इज ऑल्सो Rn। देन विच इज़ नॉट 1 1। इसने क्या कह दिया कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है इज़ नॉट 1 1। ठीक है, टी इज़ नॉट 1 1 और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। देन रैंक ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0, सेकेंड इज़ रैंक ऑफ टी इज़ इक्वल टू n, एंड थर्ड इज़ रैंक ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल टू n, एंड फोर्थ इज़ रैंक ऑफ टी इज़ इक्वल टू n माइनस 1। हमें यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास एक थ्योरम होती है। थ्योरम आपके पास क्या है कि इफ़ टी बी एन आर्बिट्रेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rn टू Rn विच इज़ नॉट 1 1 देन टी इज सिंगुलर। ठीक है, देखिए क्या है आपके पास रिजल्ट जो है, क्या है, इफ टी बी एनी आर्बिट्रेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, arbitrary linear transformation from Rn to Rn, okay, which is not 1 1, which is not 1 1, then T is singular। T सिंगुलर का क्या मतलब है कि जब मैं T के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं और उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0, यानी कि एक टाइप से जो रैंक ऑफ T है आपके पास वो क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन n। ओके, तो अब देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि रैंक ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में कहा कि रैंक ऑफ टी इज़ इक्वल टू n, ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड थर्ड में इसने क्या कहा कि रैंक ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए अगर इसने ये इक्वेलिटी की कंडीशन नहीं लगाई होती ना तो अपना सी ऑप्शन आता। ठीक है, एंड फोर्थ में इसने क्या कहा कि रैंक ऑफ टी इज़ इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में ना डाउट है। देखिए अगर यहाँ पे पक्का इक्वेलिटी लगाई हुई है तो आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है, अगर सी ऑप्शन आपका कुछ इस टाइप का है कि रैंक ऑफ टी इज़ लेस देन n, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन n है तो आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपका फोर्थ ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखना, मेरे को अच्छे से मिली नहीं क्योंकि वहाँ पे इक्वेलिटी लगी हुई है। अगर इक्वेलिटी आपकी लगी हुई है ना ऑप्शंस में तो आपका फोर्थ ऑप्शन आने वाला है, नहीं तो आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाय द बिलो थ्योरम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2। यहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R3 टू R2। ओके, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड। किस टाइप से डिफाइन की है इसने,
डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस जेड, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस, यहाँ पे इसने बेसिस दी है, ऑर्डर्ड बेसिस कोरस्पॉन्डिंग टू R3 इज दिस एंड कोरस्पॉन्डिंग टू R2 दिस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दूँ बेसिस ऑफ R3 से बीटा वन आपके पास क्या है, इज 1 1 1 एंड ये आपके पास है 1 -1 0 एंड 0 1 0, ओके। एंड सेकेंड इज बीटा 2 कोरस्पॉन्डिंग टू R2 इज 1 1 एंड 1 0, ओके। तो ये आपके पास बेसिस गिवन है बीटा 1 एंड बीटा 2। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो उस कितने रो की होगी, कितने कॉलम्स की होगी, है ना। यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी उसमें कितनी रोज होने वाली है और कितने कॉलम्स होने वाले हैं। तो वो हम कैसे पता करते हैं, देखिए आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है टी R3 टू R2, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डोमेन, और ये आपके पास क्या है, कोडोमेन, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की बात करूँ तो क्या है, डायमेंशन ऑफ R3 कितनी है 3 एंड डायमेंशन ऑफ R2 कितनी है, वो आपके पास है 2, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स आपके पास बनने वाली है मैट्रिक्स टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस से बीटा इज, जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी उसमें जो रोज होने वाली है रो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन, ठीक है। क्या होने वाली है, डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन इनटू एंड कॉलम क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ डोमेन, ठीक है। यानी कि जो आपके पास रो होंगी वो तो आपके पास होंगी 2 एंड कॉलम आपके पास कितने होंगे 3, यानी कि जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी वो 2 क्रॉस 3 की बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या दे रखी है, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस जेड, ठीक है। एंड जो बेसिस आपके पास है वो क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। बेसिस आपके पास बीटा 1 इज 1 1 1 एंड सेकेंड इज 1 -1 0 0 1 एंड 0, ठीक है। एंड बीटा 2 आपके पास है 1 1 एंड 1 0, ठीक है। ये आपके पास है कोरस्पॉन्डिंग टू R2 और ये आपके पास है कोरस्पॉन्डिंग टू R3, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालिए बीटा 1 के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे पुट करिए 1 by 1, देन टी ऑफ फर्स्ट है 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 + 1 2 एंड 1 - 1 0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशंस में लिखना है, किसके लीनियर कम्बिनेशन में, बीटा 2 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a × 1 1 प्लस b × 1 0, ठीक है। एंड सेकंड पुट करिए यहाँ पे, देन सेकंड इज 1 - 1 0, तो ये आपके पास आएगा 1 + 1 सॉरी ये 1 - 1 0 एंड यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो ये हो गया a1 1 1 एंड प्लस b1 1 0, ठीक है। थर्ड पुट करिए ऐसे ही, थर्ड आपके पास है 0 1 0, तो ये आपके पास आएगा 1 एंड 1, ठीक है। देन a2 1 1 प्लस b2 1 0। अब हमें क्या करना है, a1 b1 a2 b2 इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इनको आप कैसे करोगे, कंपेयर कीजिए यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास बनेगी a
plus b is equal to 2 and a is equal to 0, then this implies b is equal to 2। ठीक है, a आपके पास 0 आ गया एंड b आपके पास कितना आ गया, देखिए a आपके पास 0 आ गया एंड b आपके पास आ गया 2। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि 2 रोज आने वाली हैं एंड 3 कॉलम्स आएंगे, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट 0 एंड सेकंड 2। ठीक है, a1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ऐसे ही a1 प्लस b1 इज इक्वल टू 0 एंड a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, देन दिस इम्प्लाइज, अगर a1 आपके पास -1 है देन दिस इम्प्लाइज b1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a1 की जगह पे आपको क्या रखना है -1 एंड b1 की जगह पे आपको रखना है 1, देन -1 एंड 1। अब a2 एंड b2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन a2 प्लस b2 इज इक्वल टू 1 एंड a2 इज इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज b2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा a2 इज़ 1 एंड b2 इज़ 0, देन 1 एंड 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपके पास ये बन गई 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। पता कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है बच्चों को कि जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी उसमें कितनी रोज होने वाली है और कितनी कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया है आपको बिल्कुल इजी वे में बताया है कि कितनी रोज होती हैं और कितनी कॉलम्स होती हैं। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन से पता चल जाता है कि इसके पास कितनी रोज होंगे और कितनी कॉलम्स होंगे। ओके, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है 0 2 -1 1 एंड 1 0। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एम बी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन फर्स्ट इज एम इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इसके पास आइगन वैल्यूज़ सारी की सारी नॉन जीरो आई, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके पास 2 आइगन वैल्यूज़ होंगी। अगर दोनों आइगन वैल्यू इसकी नॉन जीरो हुई तो मतलब इन्वर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँ देन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनकी रूट्स फाइंड आउट कर लेती हूँ मैं यहाँ से। लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है 1 एंड माइनस 4ac, देन प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, देन दिस इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जो ये आइगन वैल्यूज आई है दोनों की दोनों नॉन जीरो है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज M इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल होगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसने डज नॉट एग्जिस्ट कह दिया, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके पास तो दोनों रूट आपके पास नॉन जीरो आए हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या कहा, M इनवर्स एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डाटा। तो थर्ड इज M इनवर्स इज M प्लस आई। M इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए आपके पास ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो जो मैट्रिक्स आपकी है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा M इनवर्स माइनस M माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देन M इनवर्स माइनस M इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और हमें पता है कि दोनों की दोनों इसकी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो आई है, तो इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं M इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देन M इनवर्स M स्क्वायर माइनस M इनवर्स M इज इक्वल टू M इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास आ गया M माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू M इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं, M इनवर्स इज इक्वल टू M माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, सॉरी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कंसिडर द मैट्रिक्स M 1 0 -1 0 1 0 1 1 -1 and let SM be the set of 3 cross 3 matrices and such that Mn is equal to 0। SM को इसने कैसे दे दिया, SM is equal to set of all matrices of 3 cross 3 order such that
एम एन इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है एस एम जो दिया है। देन द डायमेंशन ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस एस एम, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस एस एम, यानी कि हमें इसकी पहले बेसिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम बेसिस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, तो वो आपकी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस एस एम। तो इसकी बेसिस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे किस टाइप की मैट्रिक्स आएंगी, एन सच दैट एम एन इज इक्वल टू 0, एम रखिए यहाँ पे, एम आपके पास क्या है 1 0 1 0 1 0 एंड -1 0 -1, ओके, एंड एन हम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, देन ए बी सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास 0 मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, ये है आपके पास जो SN आपके पास है उसमें इस टाइप की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए जब आप इनको सोल्व करोगे आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास यहाँ से आएगा दिस A माइनस A2 एंड सेकेंड इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन B माइनस B2 एंड C माइनस C2। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन A1 B1 एंड C1, ओके, और यहाँ से आपके पास आएगा A माइनस A2 देन B माइनस B2 एंड C माइनस C2 इज इक्वल टू, ये आपके पास है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, देखिए A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0 एंड B माइनस, एक मिनट, हाँ, B माइनस B2 इज इक्वल टू 0, C माइनस C2 इज इक्वल टू 0 एंड इसमें है A1 0 B1 0 C1 0, A1 इज इक्वल टू 0 B1 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड थर्ड में है A माइनस A2 0, ये आपका बिल्कुल सेम है, थर्ड रो जो है, थर्ड और फर्स्ट रो है ना। मैट्रिक्स हमने गलत लिख दी, एक मिनट, इधर 1 आएगा, इधर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, A प्लस A1, A प्लस, इधर प्लस A1 आएगा, इधर प्लस B1 आएगा और इधर प्लस C1 आएगा। ठीक है, तो थर्ड रो आपके पास बनेगी A प्लस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0 एंड एक आपके पास इक्वेशन ये हो गई, सेकंड आपके पास ये, एंड ये आपके पास B प्लस B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0 एंड C प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब A1 B1 C1 को जब पुट करोगे आप थर्ड इक्वेशन में, तो आपके पास सेम फर्स्ट इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, जब आप इधर 0 पुट कर दोगे, इधर आप 0 पुट कर दोगे, इधर भी 0 पुट कर दोगे, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो आपकी बिल्कुल फर्स्ट के जैसी बनेगी, है ना। तो अब इधर आपके पास मैट्रिक्स क्या बन गई, मैट्रिक्स क्या बन गई, अब आपके पास जो SM है, आपके पास जो मैट्रिक्स है एन सच दैट, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखो अब इधर आपके पास बन गया A इज इक्वल टू, इधर हो गया A इज इक्वल टू A2 एंड B इज इक्वल टू B2 एंड C इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपकी एज इट इज़ रहेगी ABC, सेकंड में क्या था A1 B1 C1, ये आपके पास 0 हो गया एंड ये आपके पास क्या है A2 B2 C2, तो ये आपके पास ABC ही है ना। इधर से आप क्या कर सकते हो, A कॉमन ले लीजिए, जब आप A कॉमन लोगे तो इधर आपके पास क्या आएगा, इज
1 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। देन प्लस बी 0 1 0 0 0 0 0 1 0, देन प्लस सी और यहाँ पे आएगा 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ओके। तो यहाँ से आपके पास जो बेसिस बनेगी ये बनेगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी, डायमेंशन यहाँ पे होगी 3, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन डी में है जो डायमेंशन है ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस एस एम कितनी है 3, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th, चूज द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 एंड T3 मैपिंग फ्रॉम R2 टू R3। ये आपके पास T1 है, T2 T3, ठीक है, एज डिफाइंड इन ग्रुप 1 विद द स्टेटमेंट्स गिवन इन ग्रुप 2। यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैचिंग बिठानी है हमें, ठीक है। मैचिंग कैसे कि जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रुप 2 में कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखिए फर्स्ट में कहा कि क्या T1 आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक 2 है, या फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक 1 है। हमें क्या करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है और ये चेक करनी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो T1 और T2 है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो T3 है यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लीनियरिटी में दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है x+1 है, जब ऐड करोगे आप एडिशन प्रॉपर्टी चेक करोगे तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो T3 है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो मैचिंग देखिए किसके साथ बनने वाली है, कौन से में है नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड में, यानी कि जो R की मैचिंग है वो बन गई आपकी 2 के साथ, ठीक है। R कहाँ पे गया 2 पर, ठीक है। अब हम T1 और T2 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें रैंक फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालोगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 राइट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, आपके पास जो T1 है T1 XY Z, एक मिनट XY है, R2 टू R3 है ना, तो XY क्या दिया हुआ है, T1 XY इज X X एंड 0, ठीक है। जो T1 आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो है R2 टू R3, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 इज 1 0 एंड 0 1, ओके। एंड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इज 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब फाइंड आउट कीजिए यहाँ से मैट्रिक्स, देन T1 1 0 क्या आएगा, इज 1 1 0 and can be written as linear combination of standard basis of R3. Then this is 1 into 1 0 0 plus 1 into 0 1 0 plus 0 into 0 0 1, ठीक है। Then T1 0 1 क्या आएगा, is 0 0 0, this is 0 into 1 0 0 plus 0 into 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स बनाइए, यहाँ पे मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया है आपको कि मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T1 इज़, अब आपके पास जो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन है कितनी है 3, यानी कि 3 आपके पास रो बनने वाली है एंड 2 आपके पास कॉलम बनेंगे, यानी कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, दिस इज 1 1
0 एंड 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? रैंक ऑफ T1 इज़ 1। तो अब देखिए किसके साथ मैचिंग होगी T1 की? रैंक ऑफ T1 इज़ 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन में देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक 1, यानी कि P की मैचिंग हो गई 3 के साथ। ठीक है, जो P की मैचिंग है वो किसके साथ हुई? 3 के साथ। अब हमें T2 चेक करना है, तो ऐसे ही आप T2 चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने P को चेक किया ना, T1 को चेक किया, ऐसे ही आपको T2 चेक करना है। यहीं पे कर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड बेसिस आपको यही रखनी है। ठीक है, देन T2 आपके पास क्या दिया हुआ है? T2 XY। T2 XY क्या है? T2 XY is x plus 1, sorry, x plus y and y, x plus y और y। अब यहाँ पे निकालिए T2 1 0, क्या आएगा? T2 1 0, y की जगह 0 रखो, देन 1 1 0 एंड 1 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। ओके, देन T2 0 1, ये आपके पास क्या आएगा? y की जगह पे 1 रखना है, देन 0 1 1 एंड दिस इज 0 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? इज 1 इंटू 0 0 1। ओके, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या बनेगी? T2 फर्स्ट जो कॉलम आएगा क्या आएगा? 1 1 0 एंड 0 1 1। ठीक है, तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है इसके पास जो रैंक है वो कितना है? 2। ठीक है, तो अब देखिए T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक 2, यानी कि इसकी मैचिंग होगी आपकी 1 के साथ। क्या होगी मैचिंग? किसके साथ हो गई? 1 के साथ। अब ऑप्शंस देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? P की 3 के साथ है एंड Q की 1 के साथ है, R की है 2 के साथ, यानी कि 3 1 2। फर्स्ट ही ऑप्शन में देखिए P की 3 के साथ है, Q की 1 के साथ है और R की 2 के साथ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इज let M be a given matrix of order 4 cross 4, then first is M transpose is equal to identity। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं कि क्या M ट्रांसपोज करने के बाद आइडेंटिटी आएगा। देखिए M ट्रांसपोज, M मैट्रिक्स क्या है? इज 0 2 0 0 एंड 0 0 0 4 -1 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 3 0। ट्रांसपोज कीजिए इसका, ट्रांसपोज करने के बाद बनेगा 0 0 -1 0 2 0 0 0 एंड 0 4 सॉरी 0 0 0 3 एंड 0 4 0 0। मल्टीप्लाई करो, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई हम। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 0, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम इज 4। यहाँ पे तो ये 1 के इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ से ही जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा? कॉलम वेक्टर ऑफ एम फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। हम कॉलम वेक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे। जो ये है आपके पास फर्स्ट कॉलम है V1 एंड V2 एंड V3 एंड V4। तो ऑर्थोगोनल जब हमें चेक करना होता है तो क्या होता है ऑर्थोगोनलिटी के लिए कि इनर प्रोडक्ट ऑफ VI
वी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो लिख रखी है इसमें बाकी का हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, एम मैट्रिक्स रख लेते हैं सिर्फ, है ना। देखो ये आपके पास एम मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर कॉलम वेक्टर, सेकंड कॉलम वेक्टर, थर्ड कॉलम वेक्टर एंड फोर्थ कॉलम वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे v1 v2 करूँ, v1 v2 करूँगी तो क्या आएगा, v1 आपके पास है 0 2 0 0 एंड यहाँ पे है 0 0 0 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। एंड नेक्स्ट v1 की v3 के साथ करिए, v1 की v3 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0 2 0 0 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा v3 -1 0 0 0, तो ये आपके पास ये भी 0 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट v1 की v4 के साथ करिए, जब v1 की v4 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0 2 0 0 एंड 0 0 3 0, तो ये भी आपके पास 0 बन जाएगा। ऐसे ही आप v2 की v3 के साथ कर सकते हो, v2 की v4 के साथ एंड v3 की v4 के साथ, हमेशा क्या आएगा ये 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल कॉलम वेक्टर्स है ना। जो सिस्टम है आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में इसने क्या कहा कि कॉलम वेक्टर्स ऑफ एम फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब ये ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब है, ऑर्थोगोनल तो ठीक है हो गया, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। ये तो आपके जो कंडीशन है ये है ऑर्थोगोनल की, है ना। अब हमें क्या देखना है, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है कि ये तो आपकी कंडीशन रहेगी ही कि वी आई वी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एंड एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी यहाँ पे वी आई, इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट ही v1 को उठा लूँ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, अगर मैंने यहाँ पे v1 और v1 की इनर प्रोडक्ट की तो यहाँ पे आपके पास आएगा इज 0 2 0 0 एंड 0 2 0 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा इज 0 + 4 + 0 + 0, तो ये तो आपके पास 4 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कॉलम वेक्टर्स ऑफ एम फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th। Question number 7th is let M be a matrix of 4 × 4. Then first is M has purely imaginary eigenvalues. Second is M is not diagonalizable. Third is M has eigenvalues which are neither real nor purely imaginary. And fourth is M has only real eigenvalues. देखिए आपके पास जब एक मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे ये पूछा गया हो कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या कैसी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ और फिर उसका कॉन्जुगेट करूँ तो वो मैट्रिक्स आपकी सेम आएगी। यहाँ पे देखिए क्या है 1 + आयोटा, इधर आपके पास क्या है 1 - आयोटा। ठीक है, जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया ये आपकी यहाँ पे आएगी और ये आपकी यहाँ पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट करने के बाद क्या बनेगा, ये आपके पास 1 - आयोटा बनेगी, ये आपकी 1 + आयोटा बनेगी, तो सेम वही मैट्रिक्स बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे देख 2 आयोटा -2 आयोटा, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे M स्टार करूँ, M स्टार का मतलब है कि M कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर मैं करूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, M के इक्वल। और ये जो कंडीशन होती है M स्टार इज इक्वल टू M, ये किसकी होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है वो कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके,
और हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो कैसी होती हैं, रियल आइगन वैल्यूज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। दिस इम्प्लाइज M हैज़ ओनली रियल आइगन वैल्यूज। ओके, अगर कहीं पे भी आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स दिखे तो मतलब कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज होंगी, है ना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द मैट्रिक्स एम वेयर ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द मैट्रिक्स हैज़। अगर मैं यहाँ पे देखिए, जो आपके पास मैट्रिक्स है ए बी सी कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जब आप ए बी सी यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एम मैट्रिक्स से ए बी सी आप कॉमन निकाल लीजिए। फर्स्ट रो से मैंने ए निकाला, सेकंड रो से मैंने बी एंड थर्ड रो से मैंने सी कॉमन आउट ले लिया, है ना। देन फर्स्ट रो इज़ ए बी सी एंड सेकंड इज ऑल्सो ए बी सी एंड थर्ड इज ऑल्सो ए बी एंड सी। ये मैट्रिक्स आपके पास बची हुई है ना। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ, अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी की दो रो आपकी लीनियरली डिपेंडेंट है ना, यही है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, यानी कि λ1 λ2 λ3 की अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो वो क्या आएगी, क्या आएगी, वो जीरो के इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या है कि इसके पास सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन जीरो तो हो नहीं सकती, कम से कम एक आइगन वैल्यू तो पक्का यहाँ पे जीरो होगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ एम इज जीरो, है ना। तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि 3 नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू, तीनों की तीनों तो कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकती, अगर तीनों नॉन जीरो होती तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास जो ये मैट्रिक्स है ये आपके पास कैसी है, रियल मैट्रिक्स है, और ये आपके पास कैसी है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम मिलेगा आपको, इसका मतलब है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ना तो इसका मतलब होता है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्यों कहा मैंने ऐसा कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ने वाला था, सिमेट्रिक तो ये हो ही गई कि एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम। रही बात कॉन्जुगेट की, जब रियल ही हो गया तो कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। दिस इम्प्लाइज एम इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज होंगी, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, है ना। तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज नहीं होंगी। थर्ड में इसने क्या कहा कि 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज एंड फोर्थ में कहा ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। अब हमें ये चेक करना है कि इसके पास जीरो की मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहीं पे कर लेते हैं हम। आपके पास जो मैट्रिक्स आई है दिस ए बी सी ए बी सी ए बी, एक मिनट, आपके पास जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है ना, दिस इज R1 R2 R3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ करूँ देन R1 पे मैं लगाऊँ अगर 1/A R1 को अगर मैं A से डिवाइड करूँ, R2 को मैं B से डिवाइड करूँ एंड R3 को मैं C से डिवाइड करूँ,
तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, इज ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रही हूँ ना मैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस लेमडा आई। लेमडा आपके पास जीरो है, देन एम माइनस जीरो आई, तो ये आपके पास मैट्रिक्स एम ही है ना। तो इसीलिए मैंने सिंपली इसी को उठा लिया, एम को, कंफ्यूज मत होना, है ना। आइगन वेक्टर्स मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, आइगन वेक्टर्स अगर मैं फाइंड आउट करूँगी देन यहाँ से क्या आएगा, इज ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, एंड दिस इज x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये दोनों रो तो आपकी जीरो हो जाएंगी, है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है बिल्कुल। तो आपके पास सिर्फ ए बी सी ये बचेगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू 0, ये रह गया, है ना। यानी कि ax1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ bx2 माइनस ऑफ cx3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax1, इसको हम लिख सकते हैं कि ax1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कॉमन ले लीजिए, देन 0 x2 0 एंड माइनस ऑफ c 0 0 x3। ठीक है, तो आपके पास जो ये दो है, ये आपके पास क्या आ गए, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 इज 2। तो यहाँ से आपके पास कौन सा ऑप्शन आने वाला है, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 2 है, दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 इज 0 एंड लैम्डा 2 इज 0। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही आइगन वैल्यू है जो वो नॉन जीरो होगी, यानी कि थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए 4x4 मैट्रिक्स इज, क्या आएगी मिनिमल पोलिनोमियल, देखिए, द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री दैट एनिहिलेट ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, है ना। देखिए, द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ lowest degree that annihilate a matrix A is called the minimal polynomial. Okay, the minimal polynomial of A. ठीक है, now here next पेज पे कर लेते हैं, then mod of A minus lambda I is equal to this 1 minus lambda is 0 0 0 and 1 1 minus lambda 0 0 0 0 2 minus lambda 0 and 0 0 0 2 minus lambda. Okay, and then next is, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आएगा इज 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर इंटू 2 माइनस लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 आर, क्या आएंगे रूट आपके पास, इज 1 1 2 2। ठीक है,
ईच करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए इज ऑल्सो ए रूट ऑफ ए मिनिमल पोलिनोमियल, है ना। ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ root of a is also a root of a is also a root of a मिनिमल पोलिनोमियल, है ना। ठीक है। नाउ इफ mx is the minimal polynomial of a, then both x minus 1 and x minus 2 are factors of mx, are factors of mx। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास क्या आएगी, mx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो देखिए आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब